स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। मैंने आपको कल या लास्ट क्लास जो भी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, जो कि डिपोजिशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑयल के लिए हैं, और उस कॉन्सेप्ट में यूज ऑफ फोरामिनिफेरा इन ऑयल एक्सप्लोरेशन अपने आप में इम्पोर्टेंट रखता है। ये पार्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरा पार्ट मैंने आपको बता दिया था कि पहला पार्ट होता है बायोस्ट्रेटिग्राफी का, बायोस्ट्रेटिग्राफी कोरिलेशन होता है, मेगा फॉसिल के बेसिस पे टर्शरी एज रॉक्स के देखते हैं हम, बोरहोल सैंपल देते हैं, माइक्रो फॉसिल देखते हैं, उनमें लो ऑक्सीजन वाली शैलो वाटर, हाई रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, वार्म वाटर कंडीशंस, इनको देख के या शेल्फ जो एस्चुराइन कंडीशन सेक्टर में या वर्टिकल ब्रैकेटिंग करते हैं, एज ब्रैकेटिंग करते हैं, और उसके बेसिस पे ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए प्रोसीड करते हैं, है ना। अब मैंने आपको फोरामिनिफेरा के बारे में ऑलरेडी बताया है कि चूंकि इनकी लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, इसलिए इनका जो और दूसरा इनका वाइड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इनमें से बहुत सारे इंडेक्स फॉसिल हैं, बायोस्ट्रेटिग्राफी बनाने में मदद देते हैं। इनमें रैपिड इवोल्यूशन हुआ है, इसलिए आप इनमें छोटे छोटे जोन्स या बायोजोन्स बना सकते हैं, जो बायोजोन्स अभी हम बना के देखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आपको ओशनोग्राफिकली भी उनकी इंपॉर्टेंस बताई। दूसरा, इसमें मोर देन 35,000 स्पीशीज हैं लिविंग एंड डेड, है ना, तो उनको हम बहुत अच्छे से उनमें से मिस होने का चांस नहीं है। वी कैन गेट वन और द अदर एंड दे कैन टेल अस मेनी थिंग अबाउट द एनवायरनमेंट। 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं, मैंने आपको बताया, माइक्रोस्फेरिक, मेगालोस्फेरिक। उससे हम अल्टरनेशन ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन निकाल लेते हैं, हम देख लेते हैं कि वेदर द कंडीशंस वर फेवरेबल फॉर formation of oil or not. This is all I have already told you. I am simply revising for the sake of those who could not attend my last class. Reducing condition के बारे में मैंने आपको बताया कि reducing condition जरूरी है। मैंने आपको बताया हाई करंट इंडेक्स जो है नहीं होना चाहिए, अनफेवरेबल है, क्योंकि यदि हाई करंट इंडेक्स होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होगा, ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक मैंने लास्ट आपको बात बताई थी, कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट ड्यूरिंग पैलियोजेनेसिस होना चाहिए। यदि कॉम्पैक्शन नहीं होगा तो ऑयल विल रिमेन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रॉक पोर्स, एंड देन यू कैन कॉल इट a tar sand or something, until it is not consolidated by paleo-genesis, until it is not compacted, till then oil drops will not join each other and they will not move any particular direction and forming any pool. So for formation of pool, formation of oil is one thing, formation of pool is another thing. Formation of oil may take place in various rocks and marine rocks, but pool formation occurs only when compaction is such that all the oil is squeezed in a particular direction, where there is a difference in the lithology of rock, or where there is a fault zone, or whether there is any unconformity or any barrier which oil pool cannot cross because of its low porosity and permeability of rock. There the oil pool is formed, that is called as oil trap. I hope you know about it. Now, one thing that is very important, that the first use of foraminifera was done in 19th century in the middle Miocene rocks of Vienna Basin. There it was first time used that yes, the rocks are vulnerable and they can be explored for oil. So this is the first mention in the literature, 19th century Vienna Basin in Austria. I have visited this Vienna Basin and I have studied some of the rocks there. And then there is another thing which I told you perhaps in the introduction part. Here it is a repetition. Adan is the name of scientist who first told the importance of high resolution biostratigraphy and also the high resolution
biostratigraphic correlation, and this is the primary basis for oil exploration. Until you do not divide the rock into microzones, or you are not able to correlate microzones of one place with the microzones of other place or other basin or the same basin, until then you cannot make use in the oil. So the credit goes to Adan for development of this concept of high resolution biostratigraphy. Then sometimes it is it is rather, I should say, but it is sometimes does not match completely with the chronological age. You see, biological paleontological age may be different, chronological age may be different. Do you understand this thing? Do you understand this thing? Yes, paleontological age and chronological age. Chronological age is in the exact time period. This many million years, or this point 3.5 million year, or 13.5 million year to 13.6 year, या 13.6 मिलियन ईयर टू 13.5 मिलियन ईयर, ये जब आप करते हैं तो ये क्रोनोलॉजिकल एज होती है. अब आप दूसरा बताएं कि आप कहें कि लोअर मिडिल ईयोसीन के भी 3 पार्ट है, लोअर मिडिल अपर, और उसमें जो मिडिल पार्ट है ये ऑयलीफेरस है, ठीक है, तो ये हो जाएगी उसकी पैलेंटोलॉजिकल रिलेटिव एज. मिडिल मायोसीन में रिलेटिव एज हो जाएगी, या मिडिल ईयोसीन की या लोअर ईयोसीन की रिलेटिव हो जाएगी. अब ये इसलिए होता था कि टर्शरी प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरा का उपयोग नहीं होता था. ब्लो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट था, पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट, माइक्रोपैलेंटोलॉजिस्ट. 1969 में ही वाज द फर्स्ट टू प्रपोज टर्शरी प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरल जोन. रिपीट, Blow was the first micropaleontologist who used planktonic foraminifera in the high resolution zonation of tertiary rock. Is it clear? Yes. And it was done on the basis of lineages of selected planktics. Lineages means, what is the meaning of lineages here? It is important. Anyone? हाँ भाई चौहान, am I audible? Yes sir. What is the meaning of lineage? Phylogenetic chain or lineage is the same thing. What is phylogenetic chain? I told you many species, they remain as such for a very long time, and they undergo very small changes. So you cannot divide zones on the basis of, because there is no change. But suppose there is another species which is changing in morphology every, say, 10,000 years. 10,000 years. So divisions, that is the meaning of lineages. Is it clear or not? Still? Yes sir. Any question in it? मैं ऐसे इसको ऐसे बना दूं बिल्कुल, जो बिल्कुल रॉ मैन में. मान लीजिए ये एक लाइन है, ये है आपकी 1000, या ये मान लीजिए आपकी 10 मिलियन ईयर की एक लाइन, ठीक है. इसमें एवरी 1000 ईयर, है ना, every 1000 year there is change in the morphology of the same planktonic species. And suppose this is the age से 9 point कितना हो जाएगा ये, मान लीजिए इसको मान लीजिए आप 1000 मान लें या 10,000 मान लें, तो 10,000, 20,000, 30,000, तो ये 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 9.70, ठीक है. तो अब आप इसको बोलेंगे कि ये एक लिंक हो गई, है ना, ये एक लिंक हो गई. यहाँ पर स्पीशीज ऐसी दिखती थी, ये जो लिंक है, चेन है, यहाँ पर आके स्पीशीज ऐसी दिखने लगी, इसके बाद ये स्पीशीज ऐसी दिखने लगी. और यदि उस स्पीशीज में 4 बार चेंज हो रहा है तो कितने बायोजोन्स बना सकते हैं आप, 4 या 5. यहाँ जाके मान लीजिए एक और हो गया, एक और हो गया, तो लीनियज हो गई ना, चेन हो गई ना ये. तो जिस स्पीशीज में जितनी ज्यादा बार चेंजेस हुए हैं वो उतनी ही अच्छी बायोजोन बनाने में मदद देगी. इज इट क्लियर और नॉट? Yes. So Blow was the person who studied
lineages of selected planktonic foraminifera, and he developed a standard tertiary planktonic foraminiferal zonation. This is the golden sentence in oil exploration. अब आपने इसकी एज भी निकाल ली तो क्रोनोलॉजिकल एज भी मैच करने लगी और लीनिएजेस भी मैच करने लगे, तो ये साइंटिफिक हो गया कि नहीं हो गया? अकेला पैलेंटोलॉजिकल नहीं बचा, ये क्या हो गया? ये एग्जैक्ट हो गया बिल्कुल। यही ऑयल एक्सप्लोरेशन में हमको करना होता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 से, है ना? आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ लास्ट 70 इयर्स में जारा ऑयल एक्सप्लोरेशन में जो प्रोग्रेस हुई है, जो गेन हुआ है, वो लास्ट 70 इयर्स का है, 80 इयर्स मान लें आप। कई साल से मैं 75 इयर्स कह रहा हूँ, मेरे को आई थिंक आई मस्ट से 80 इयर्स। अब इसमें लास्ट 80 इयर्स में क्या क्या हुआ है? कुछ चीजें रिपीट होंगी, हाई रेजोल्यूशन बनेगी, मल्टी बायोस्ट्रेटिग्राफी बनेगी। दोनों में क्या अंतर है? हाई रेजोल्यूशन बायोस्ट्रेटिग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ वन ग्रुप, मल्टी फॉसिल माइक्रोफॉसिल। मल्टी माइक्रोफॉसिल मींस फोरम भी ले लें, ऑस्ट्रोकोडा भी ले लें, कैलकेरियस नैनोप्लैंक्टन भी ले लें, और जो मिल रहे हैं ब्रायोजोआ वो भी ले लें, डायटम्स भी ले लें, रेडियोलेरियन भी ले लें, तो आपका जो रेजोल्यूशन बनेगा और बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? मान लीजिए फोरम के बेसिस पे, इसी पुराने डायग्राम में फोरम के बेसिस में आपने 4 बना लिए थे या 5 बना लिए। अब मान लीजिए इसमें कैलकेरियस नैनोप्लैंक्टन लें और आपको पता लगता है कि हर एक जो एक जोन था, इसमें 2-2 बार कैलकेरियस नैनोप्लैंक्टन के जोन और बन सकते हैं। इसमें 3 बन सकते हैं, इसमें 2 बन सकते हैं, इसमें 2 बन सकते हैं, और इसमें मान लीजिए 2 बन सकते हैं, और इसमें जो है ये इसमें जो है एक भी नहीं है। तो अब फोरम के बेसिस पे जोन कितने बने थे? 1 2 3 4 5, और कैलकेरियस नैनोप्लैंक्टन के बेसिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़ गया रेजोल्यूशन। अब मान लीजिए आपने ब्रायोजोआ जोड़ दिए, ऑस्ट्रोकोडा जोड़ दिए, हो सकता है आपने ऑस्ट्रोकोडा जोड़ी तो बाकी जोन तो वैसे ही रहे, यहाँ पर एक जोन और मिल गया आपको ऑस्ट्रोकोडा के बेसिस पे, तो कितने हो गए? 11। तो जो मल्टी फॉसिल अप्रोच है, इट is also very useful. So wherever we get multi fossils, we make use of it. Point is, you cut the cake in the smallest possible sections. एक केक लीजिए आप, और उसका बीच में से काटेंगे तो सिर्फ 2 टुकड़े होंगे। अब आपने एक फाइन चाकू ली और उसको कई जगह से काटा, तो हर एक उसमें से जितने बार आप काट रहे हैं, टाइम डाटम प्लेन बन गया, और उसके बीच की जो केक का जो बीच का पार्ट है वो क्या हो गया? सेडिमेंट्री रॉक। तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा उसको डिवाइड करेंगे, उतना रेजोल्यूशन उसका बढ़ जाएगा। ठीक है? डिलिनिएशन ऑफ स्ट्रेटिग्राफिक बाउंड्री, ये मैंने आपको उस समय बताया है, यहाँ इसको डेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, कि मैंने आपको बताया कैसे कैसे फोरम का यूज हुआ है टर्शियरी में। फिर डेवलपमेंट ऑफ सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी, आई हैव टोल्ड यू हाउ मेनी सीक्वेंसेस आर देयर इन टर्शियरी रॉक्स, whether there are 2 sequences when separated by 1 unconformity, 3 sequences, 5 sequences separated by 4 unconformity, offlap and overlap, है ना? That is called transgression and regression. So ये भी हम फोरम के बेसिस पे अच्छे से निकाल सकते हैं। रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन वहां आप आंसर क्वेश्चन करते हैं वैसा, तो वैसा लिखना पड़ेगा आपको, और ऑयल में आप करते हैं तो फोरम की यूज में इस तरह से लिखना पड़ेगा। इंटरप्रिटिंग सी लेवल चेंजेस एंड पेलियो डेप्थ, ये भी ऑफलैप एंड ओवरलैप है, मींस ट्रांसग्रेशन एंड सेपरेशन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिडॉक्स एनवायरनमेंट एंड पेलियो स्लोप एनालिसिस, रिडॉक्स पोटेंशियल आप निकाल लें कि कितने में रिड्यूसिंग कंडीशन थी, कब कब चेंजेस हुई, लो ऑक्सीजन कितने बार आई, या ऑक्सीजन मिनिमम जोन कहते हैं, ऑक्सीजन मिनिमम जोन याद रख लीजिए आप, OMZ। ऑयल एक्सप्लोरेशन में ऑक्सीजन मिनिमम जोन ही सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बायोस्ट्रेटिग्राफी बनाने के बाद। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सिनर्जिक बायोस्ट्रेटिग्राफी एंड जियोकेमिकल अप्रोचेज इन पेट्रोलियम सिस्टम। अब यहाँ माइक्रोपेलेंटोलॉजी खत्म होने लगती है और जियोकेमिस्ट्री यहाँ से टेकअप कर लेती है, लेकिन हमको सिर्फ माइक्रोपेलेंटोलॉजी यूज नहीं करते ऑयल में, जियोकेमिस्ट्री भी करते हैं, जियोफिजिक्स भी करते हैं। तो हमको ये पता हो गया कि हमारी माइक्रोपेलेंटोलॉजी का ट्रांजिशन फेज जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जियोकेमिकल में या जियोफिजिकल में। तो हम अपनी बायोस्ट्रेटिग्राफी से जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं
उसके बेसिस पे हम उतने बार जियोकेमिकल एनालिसिस करें of preparation of subsurface images. मैंने आपको उस दिन बताया था कि you will find in any big oil company, you will find a big wall size monitor where there are drilling rigs that are posing, they are representing lines, vertical lines, and they are giving you the exact depth at which they are drilling and on that particular second. And there are many geologists sitting over there in the hall, and they are discussing, they are correlating the rock, and they may order from there, you stop drilling in this particular well, you increase the drilling in, you stop drilling, you move the equipment from there, you shift it to the other position. So this is subsurface images जो मिलती जाती हैं, ये किसके बेसिस मिलती है? subsurface images माइक्रोपैलेंटोलॉजी के बेसिस पे नहीं मिलती हैं। माइक्रोपैलेंटोलॉजी को यहाँ तक जो करना था कर दिया, सबसरफेस इमेजेस किसके बेसिस पे मिलेंगी? कैन एनीवन टेल मी? जियोफिजिक्स है? हाँ बोले। सेस्मिक और इलेक्ट्रिकल लॉ, इसको बोले आप जियोफिजिकल, सेस्मिक, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, जो भी इस तरीके की है, वो हमारा वहां तक काम हमारा खत्म हो जाता है। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद अब ये जो फोरामिनीफेरा में जो हमने हाई रेजोल्यूशन बनाया, ये क्यों बनाया? कॉन्टिनेंटल रॉक्स की तो स्टडी हमने पहले कर ली थी, बायोस्ट्रेटिग्राफी बना ली, लार्जर फॉसिल के बेसिस पे बना ली, माइक्रो फॉसिल, लेकिन बहुत सारी सेडिमेंट्री रॉक्स ओशन में थी। ओशन बहुत वास्ट है, उस समय तक हमारे पास ऑयल रिग्स वगैरह नहीं थे, ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तो हमको बहुत सारी रॉक्स की स्ट्रेटिग्राफी पता ही नहीं थी, और उनमें ऑयल है या नहीं है ये भी नहीं पता था। ये कब पता लगा हमको? DSDP, डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, IOPD है ना, इसका क्या है, IPOD, इंटरनेशनल क्या है, एक मिनट बोलिए नाम में, ODP है, ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम। IPOD का एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ ओशन ड्रिलिंग, है ना, एंड ODP, ये 3 प्रोग्राम हैं जिन्होंने हमको नॉलेज दी है किसकी? डीप वाटर के नीचे जो सेडिमेंट्री मैरीन सीक्वेंसेस हैं, उनमें क्या टर्शरी रॉक्स हैं तो कौन सी एज की हैं, क्या उनमें ऑयल है, और बहुत सी जगह ऑयल मिला। इंडिया में जो ऑयल मिल रहा है कृष्णा गोदावरी बेसिन में, वो भी इन्हीं के कारण, सरफेस पे नहीं मिल रहा। सरफेस पे हमें आसाम, डिगबोई, अंकलेश्वर, नाहर कटिया एंड राजस्थान में सरफेस पे मिल रहा है। ऑफशोर हमको ऑयल जो कृष्णा गोदावरी में मिल रहा है या और जगह मिल रहा है, बॉम्बे हाई में मिल रहा है, ये हमारा इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है? DSDP, IPOD या ODP। ये लाइन आपको लिखनी चाहिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन फोरम की मदद क्या है, ठीक है। अब इसके बाद जो है डीप मैरीन फेसिस आप निकाल सकते हैं प्लैंक्टोनिक फोरामिनीफेरा के बेसिस पे। लार्जर बेंथिक जो है उनके बेसिस पे आप शैलो मैरीन सेक्शंस की स्टडी कर सकते हैं। स्मॉलर बेंथिक्स का आप यूज कर सकते हैं फाइनर पेलियो डेप्थ जोन फॉर्मेशन में। सी लेवल चेंजेस एंड पेलियो एनवायरमेंटल मॉडलिंग, ये सब का सब आप ऑयल एक्सप्लोरेशन में फोरामिनीफेरा के बेसिस पे कर सकते हैं। पॉइंट ए, कैरेक्टरिस्टिक प्लैंक्टोनिक assemblages to study deep marine facies. B, larger benthics to date shallow marine sections. C, smaller benthics to reconstruct finer paleo environment. And D, sea level changes or paleo environmental modeling. This you can do it. Then there is very important parameter. Most interesting part is still remaining. Benthics are also helpful in well-to-well correlation in the regions of stratigraphic boundary problems. Benthics प्लैंक्टिक में मान लीजिए नहीं सॉल्व हो रही है, तो एक वेल से दूसरे वेल में हमको यदि कोरिलेट करना है तो बेंथिक का बड़ा अच्छा यूज है। आगे इसको बताते हैं आगे। अब उसके बाद वेल लॉगिंग में बहुत सारा चेंजेस आया, सिस्मिक में चेंजेस आया, माइक्रोप्लानिटोलॉजी से संबंधित नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं। अब मेजर चैलेंजेस क्या है ऑयल एक्सप्लोरेशन? व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस वेयर वी फाइंड डिफिकल्टी इन ऑयल एक्सप्लोरेशन? नंबर 1, स्लाइसिंग डेटिंग कोरिलेशन ऑफ स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, दोबारा नहीं करूंगा। बायोस्ट्रेटिग्राफी में फाइन स्लाइसिंग कीजिए, डेटिंग कीजिए, कोरिलेशन करिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो दिस इज स्टिग्मा, particularly where we get common planktonic foraminifera. And also shallow marine section जिसमें कि ग्लोबो ट्रंकाना,
बायोजिप्सिना, इस टाइप के जो आपके फ्लोरा फाना है जो फोरामिनिफेरल फाना है, इनका यूज हो रहा है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फर्स्ट अपीयरेंस डाटम और दूसरा है लास्ट अपीयरेंस डाटम। फर्स्ट अपीयरेंस डाटम इज कॉल्ड FAD and last appearance datum is called LAD. What does it mean? It means when the species appeared first, that will be the datum of that species. That can be recognized as a datum plane for biogeneration. Last appearance zone, when the species became extinct. So the total duration of life of species will begin with the FAD and it will end at LAD. Is it clear? So this we do. और हर बोरवेल में या हर बेसिन में आपको अलग तरीके की स्पीशीज मिलेंगी, कई जगह कॉमन भी मिलेंगी, कई जगह आपको सेपरेट भी मिलेंगी। ठीक है, अब हमको फाइनल डेप्थ पेलियो डेप्थ जोनेशन, वो मैंने आपको बताया, मोरेज मॉडल ऑफ पेलियो डेप्थ and the rate of sedimentation and also some of the salinity point that we are going to discuss. And you can say that there are certain thumb rules where forums are useful in oil exploration. One thing is that benthic live on or within the top few millimeter. अब ये चीजें आपको पता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ये चीजें लिखते नहीं है। आपको तो पता है, ये तो पता है, हमें बात इसकी नहीं है। जब आप ऑयल एक्सप्लोरेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए मैं अलग से पढ़ाने लगा, तो आपको ये लिखना चाहिए कि बेंथिक स्पीशीज टॉप 5 सेंटीमीटर में मिलती है, तो हमको माइक्रो एनवायरनमेंट काय की मिलती है, बॉटम वाटर की, और क्या मिलती है उसके साथ, डेप्थ, सैलिनिटी, टेम्परेचर, करंट। और प्लैंक्टोनिक जो है उनसे हमको मदद मिलती है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सरफेस वाटर and depositional environment and global biostratigraphic correlation. ये दोनों चीजें आपको क्लियरली मेंशन करनी चाहिए। एंड देन अब बायोस्ट्रेटिग्राफी की बात करें, इसमें जो बायोजोन्स वगैरह अभी तक मैंने आपको जो नहीं बताए थे उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। एक मिनट, मैं जरा दूसरी एक और दूसरा मेरे पास प्रेजेंटेशन है, उसको खोलूं मैं। भाई मेरी क्लास चल रही है। यस, आपने इनमें से कुछ बायोजोन्स के बारे में सुना होगा, ये स्ट्रेटिग्राफी में भी काम आएगा और पैलेंटोलॉजी में भी काम आएगा। इज इट विजिबल टू यू? यस सर। यस सर। नहीं मतलब क्या है, ये मैं दूसरी पुरानी स्लाइड ली है, इसमें मेरे को डिजाइन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, तो क्योंकि आपको शायद ये दिखेगा नहीं। मेरी पहली चिंता होती है कि आपको दिखना चाहिए। अब दिख रहा होगा क्लियर? अब दिख रहा है नहीं? यस सर। ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए इसकी कोई बहुत उसमें उसकी नहीं है। ये आप इसकी सिर्फ फोटो ले लीजिए। बायोस्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन के जो पॉइंट है मैंने आपको बताया कि आप चाहे स्ट्रेटिग्राफी में में अटेम्प्ट करें क्वेश्चन या माइक्रोपैलेंटोलॉजी में करें, आपको बायोस्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन को इस तरीके से कवर करना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट
क्या है? फॉसिल हेल्प एस्टेब्लिशिंग द स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स, बायोस्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स, एंड दिस इज कॉल्ड बायोस्ट्रेटिग्राफिक जोनेशन। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? डाटम प्लेन होते हैं, बायोजोन होती है, हाई रेजोल्यूशन बायोस्ट्रेटिग्राफी। डाटम प्लेन हम टाइम प्लेन को बोलते हैं, बायोजोन हम रॉक डिपॉजिट जो हुई है उस जोन को बोलते हैं, थिकनेस होती है उसमें, और हाई रेजोल्यूशन बायोस्ट्रेटिग्राफी का मतलब होता है कि हमने ऐसे छोटे छोटे कितने बायोजोन्स में उसको बांट लिया। ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोफॉसिल असेंबली शुड बी इंटरप्रेटेड टू कोरिलेट वेल। एक वेल को दूसरे वेल से कोरिलेट करने में ये हमको यूज करना चाहिए। तीसरा मैंने आपको अभी बताया FAD और LAD। FAD का मीन्स फर्स्ट अपीयरेंस जोन, LAD का मतलब लास्ट अपीयरेंस जोन। कोई स्पीशीज मान लीजिए मायोसिन है, मान लीजिए मायोसिन से शुरू हो रही है, मायोसिन से शुरू हो रही है, मायोसिन, प्लायोसिन और प्लिस्टोसिन पे जाकर के मान लीजिए खत्म हो रही है ना, तो आप क्या कहेंगे? ये कहलाएगा मायोसिन का जो डाटम प्लेन है ये क्या कहलाएगा? FAD। और जो प्लिस्टोसिन का डाटम प्लेन है ये क्या कहलाएगा? LAD। इसके बीच में आप एक एरो बनाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बना देंगे, तो ये पता लग जाएगा स्पीशीज A it started in Miocene and it ended in the close start of Pleistocene. This is simple way you can tell. अब इसमें लीनिएजेस यदि बनाए हैं उसने, प्लैंक्टोनिक स्पीशीज है या बेंथिक है, मान लीजिए कई लीनिएजेस बनाए उसने, 3 लीनिएजेस बनाए, फर्दर डिवाइड कर देंगे हम उसको। तो FAD LAD से अपर और लोअर लिमिट पता लगी, लीनिएजेस जितने बनाए उससे उससे फार्दर जोनेशन में मिल गया। और इस लीनिएज को मान लीजिए एक बोरवेल ये है और दूसरा बोरवेल मान लीजिए यहाँ है, और आपको ये लीनिएज यहाँ पे भी मिल रहा है, तो आपको क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ यदि ऑयल फॉर्मेशन हुआ था मान लीजिए तो यहाँ पे भी ऑयल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से बायोजोन। फिर मार्कर स्पीशीज हैं, उनको हम मार्कर स्पीशीज बोलते हैं या इंडेक्स फॉसिल्स बोलते हैं। इंडेक्स फॉसिल क्या है? शॉर्ट जियोलॉजिकल रेंज, वाइड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इनको हम मार्कर स्पीशीज भी बोलते हैं। मार्कर स्पीशीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सीधे सीधे कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी या इवेंट को मार्क कर रही होती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप एक मैगजीन का एक मान लीजिए इंडिया टुडे लेते हैं 10 साल की, ठीक है, 10 साल की आपने इंडिया टुडे ली, और मान लीजिए हर जनवरी का जो कवर है वो रेड कलर का हो हर एक साल। 2010 से आपने 2020 तक इंडिया टुडे ली और जनवरी का हर साल जनवरी का कवर रेड कलर हो, आप नीचे से ऊपर तक लगा दें तो आपको कितने रेड कलर दिखाई देंगे? हाउ मेनी रेड कलर बुक्स यू, कितने होंगे? एम आई ऑडिबल? यस सर। नहीं, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि वर्टिकली आप सबसे नीचे 2001 की जनवरी लगाइए, फरवरी मार्च अप्रैल लगा के दिसंबर तक लाइए, फिर आप 2000 का लगा दिया, फिर 2001 का इसी तरह लगाइए, 2002 का लगाइए, 2003 का, और जनवरी वाला जो है उसका कवर रेड कलर का हो, तो आपको मार्कर दिख जाएगा ना कि जनवरी के कितने हैं। 21। अरे 2000 से लेके मान लीजिए 2020 तक तो 21 हैं। चलो 21 हैं, 19 हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मार्कर जोन हुए कि नहीं हुए? यस सर। किस बेसिस पे हुए? कलर के बेसिस पे। अब यहाँ कलर की बात नहीं हो रही, यहाँ स्पीशीज की बात हो रही है, या उसके लीनिएज का पर्टिकुलर जो स्टेज है उसकी बात हो रही है कि भैया ये जो स्पीशीज का ये जो मिड जहां जहां ये जा रहा है वहां वहां ऑयल फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझ में आई? दिस इज द मीनिंग ऑफ मार्कर स्पीशीज। अब ये इसमें कोई वर्ल्ड वाइड भी हैं, कई वेल टू वेल कोरिलेट होती हैं, तो जहां जो लगेगी हम मतलब बैठे हुए हैं ये देखने के लिए कि हम किस चीज को कहाँ यूज कर लें, चाहे वो कोई भी पैरामीटर हो। मैंने आपको बताया कई बार स्पीशीज मिल रही है, बीच में मान लीजिए 500 मिलियन ईयर्स तक नहीं, 500 ईयर्स तक नहीं मिल रही, फिर से मिल रही है, तो जो 500 ईयर है वो मार्कर हो जाएगा, मार्कर होराइजन। वो फॉसिल के बेसिस पे नहीं होगा, वो एब्सेंस ऑफ फॉसिल पे होगा। डू यू गेट माय पॉइंट?
सो वी आर, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, बड़ा सिंपल है। आपने एक एक केक बनाया है और आपको 50 लोगों को बांटना है, और उसी केक को आपने कहा नहीं 50 लोग और आ गए साहब, 100 लोगों को बांटना है, तो क्या करेंगे आप? पतले चाकू से काटेंगे कि मोटे चाकू से काटेंगे? किससे काटेंगे आप? पतले चाकू से। पतले चाकू से। तो आप पतला, ये जो बायोस्टेरियोग्राफी है हाई रिजोल्यूशन, ये पतला चाकू है। जितने ज्यादा आप काट लेंगे उतने ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और उनमें से जो जो जोन प्रोडक्टिव है उसको मार्क कर लिया, उसकी डेटिंग कर ली, कंप्लीट हो गई स्टडी। दूसरे वेल में, दूसरे बेसिन में जाके सिर्फ वही करना है हमको, फिर बार बार नहीं, हमको पूरा गुच्छा निकालना है। मास्टर की मिल गई हमको, 100 चाबी थी, उसमें से एक मास्टर की मिल गई, तो हम जहां भी जाएंगे तो उसी चाबी से खोलेंगे, यदि इन्वायरमेंट वही है। इन्वायरमेंट बदल जाए मान लो तो वो वर्क नहीं करेगी, है ना? तो दिस इज हाउ वी यूज इट इन दी। नाउ लेट अस फाइंड इट हाउ इट इज डन। इसको मैं और अच्छे से आपको बता सकता हूँ आगे कुछ स्लाइड्स में। कलर अब देखिए बायोजोन्स क्या है। बायोजोन क्या है? इट इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ बायोस्ट्रेटिग्राफिक क्लासिफिकेशन एट रीजनल लेवल। ठीक है, इसमें एक लोअर लिमिट होगी, एक अपर लिमिट होगी, और दोनों में टाइम डाटम प्लेन होंगे। डू यू एग्री? दिस इज द बायोजोन. Biozone is limited by 2 datum plane, lower datum plane, upper datum plane, and it will represent a particular duration in which sedimentation took place, and it is identified on the basis of fossil. Therefore, we call it as a biozone. Is it okay? Yes, sir. Okay. Then, how many types of biozones could be there? One is called assemblage zone. What is assemblage? Assemblage is a group, but a group which have certain things in common. As I told you, group of geology, group of botany, group MSc botany, MSc physics, MSc आपकी केमिस्ट्री। तो आप 50-50 लड़के खड़े हैं, आप कहेंगे सब पीजी स्टूडेंट हैं, सारे लोग एक साथ आ जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं साहब, केमिस्ट्री वाले अलग जाएं, बायोलॉजी वाले अलग जाएं। तो आपने क्या किया? उनको ग्रुप में बांट दिया। किसके बेसिस पे? सब्जेक्ट के बेसिस पे। तो असेंबलेज मतलब उनमें कोई कॉमन कैरेक्टर हो जो उसको असेंबलेज बना रहा है। तो यू कैन से बॉडी ऑफ स्ट्रेटा आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। मान लीजिए 10 फॉसिल मिल रहे हैं, हमने उसके बेसिस पे जोन बनाया, असेंबलेज जोन बोलेंगे हम, सिंगल फॉसिल जोन नहीं बोलेंगे उसको हम। बायो सिंगल मार्कर नहीं है, 10 फॉसिल्स उसके मार्कर हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? और इससे हम इकोलॉजी निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सिनिकोलॉजी। पेलियोकोलॉजी हो चाहे वो इकोलॉजी हो, सिनिकोलॉजी बोलेंगे क्योंकि ग्रुप की निकाल रहे हैं। तो बॉडी और स्ट्रेटा वोज कंटेंट ऑफ फॉसिल और सर्टेन फॉसिल टेकन इन इट्स एंटायरिटी, पूरे सबको एक साथ लेके चल रहा है। नेचुरल असेंबलेज है, नेचुरल एसोसिएशन है, जिससे के बेसिस पे हमने बायोस्ट्रेटिग्राफिक उसको आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे लोअर गोंडवाना में हमने ग्लॉसोप्टेरिस ग्रुप ऑफ फौना एस्टेब्लिश किया है कि नहीं किया? तो ग्लॉसोप्टेरिस क्या हो गया? असेंबलेज फ्लोरा। उसमें ग्लॉसोप्टेरिस भी है, गैंगमोप्टेरिस भी है, और आपका साइजोन्यूरिया भी है, और दूसरे भी, ऑटोजोमाइटिस भी है। यू गेट माय पॉइंट? रेंज जोन। अब देखिए इसको हम डायग्राम फॉर्म में देखें, इफ इट इज विजिबल। मैंने इसको ना, ये देखिए, ये जो डायग्राम का अपर पार्ट है आप देख रहे हैं, ये बहुत सिंपल है। ये इतना सिंपल है कि लोगों को समझ में नहीं आता है, इतना सिंपल है। या ये कह लें कि इतना सिंपल है कि ये भूल जाते हैं लोग इसको। क्या दिख रहा है इसमें रेड के अंदर? इसमें लिखा है असेंबलेज जोन। असेंबलेज जोन में क्या है? एक, इसको लिख दीजिए आप ए, मान लीजिए, इसको आप लिख दीजिए बी, और इसको लिख दीजिए सी। एक से ज्यादा स्पीशीज हैं, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6,
6, 7, 8, 9, इसमें कितनी है? सी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तीनों असेंबलेज जोन हो गए। सेपरेट किससे हैं? इंटरवल जोन से, इसको बोलेंगे इंटरवल जोन या बैरन इंटर जोन। इसमें एक स्पीशीज कॉमन थी इसलिए इंटरवल जोन हो गया, इसमें एक भी स्पीशीज नहीं थी तो बैरन हो गया, इसीलिए तो हम कहते हैं बैरन मेजर इन कोल सीम्स, बैरन मेजर, नो कोल, नो फॉसिल। अब कितने जोन बनाए आपने? आप कहेंगे साहब 3 जोन बने, 1, 2, 3, हम कहेंगे नहीं 5 जोन बने। ए सेकंड बैरन जोन, थर्ड बी जोन, फोर्थ इंटरवल जोन और फिफ्थ सी जोन। उसमें से ए बी सी असेंबलेज जोन है और एक बैरन जोन है और एक इंटरवल जोन है। आप समझ रहे हैं? अब मान लीजिए कोई और अच्छा पेलेंटोलॉजिस्ट है, वो क्या करेगा? ए जोन को 2 में डिवाइड करेगा, किसके बेसिस पे? फर्स्ट अपीयरेंस जोन। मान लीजिए स्पीशीज है, मान लीजिए एक्स स्पीशीज एक्स, देखिए एक्स यहां से शुरू हो रही है, इसमें नहीं मिल रही है, यहां आके खत्म हो रही है, तो कब खत्म होगी नहीं जाने, एफएडी तो मिल गया ना फर्स्ट अपीयरेंस जोन, तो ए के कितने पार्ट हो गए? A1, A2, गॉट इट? वुड यू गेट द पॉइंट? यस सर। ओके, बी के कितने हो गए? बी में देखिए ये फर्स्ट अपीयरेंस जोन है, इसका ये लास्ट अपीयरेंस जोन है, ये भी लास्ट अपीयरेंस जोन है, ये भी है, ज्यादातर का लास्ट अपीयरेंस जोन मिल रहा है, तो बी को भी हमने 2 में डिवाइड कर दिया। ए को 2 में डिवाइड किया A1, A2, बी को 2 में डिवाइड किया B1, B2, और सी में देखिए ये लास्ट, इसमें ये यहाँ पर फर्स्ट अपीयरेंस जोन में, तो यहाँ पर क्या एक का मिल रहा है? लास्ट अपीयरेंस जोन। फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया, हालांकि इक्वल डिवीजन नहीं है, तो ए के कितने हो गए? 2 ए के, 2 बी के, 2 सी के, 6, और एक बैरन जोन और एक इंटरवल जोन, कितने हो गए? कितने जोन हो गए? 8 हो गए कि नहीं हो गए? दिस इज कॉल्ड पाइजोनेशन। अब देखिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिले किसी भी तरीके की, हम उसको यूज करेंगे, ठीक है? अब आप कहें साहब रेंज जोन क्या होता है? सिंगल स्पीशीज मिल रही है, फर्स्ट अपीयरेंस जोन, लास्ट अपीयरेंस जोन, तो ये हो गया क्या? रेंज जोन। फुल रेंज, जल्सकल रेंज को एक जोन में बना दिया, सिंगल थी एक जोन में बना दिया, अपर लिमिट ली, लोअर लिमिट ली, इसको बोलते हैं टेक्सॉन रेंज जोन। एक टेक्सॉन, मान लीजिए कई हो, ए बी सी डी 4 हैं, तो मल्टी टेक्सॉन रेंज हो जाएगी। रेंज जोन सिंगल टेक्सा के ऊपर भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। अब उस मल्टीपल में 3 तो एक साथ चल रहे हैं, चौथे ने एलईडी दे दिया, चौथे ने क्या कर दिया? एलईडी दे दिया, तो फट से क्या हो जाएगा? रेंज जोन, जो असेंबलेज जोन था, रेंज जोन था, वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 जोन में डेवलप हो जाएगा। लोअर जो है रिप्रेजेंटेड बाय 3 एंड अपर एब्सेंस ऑफ 4th। डू यू फॉलो? Do you follow this point? Range zone? Or is there any question? No, sir. Okay. Acme zone, और इसे also called as peak zone। मान लीजिए ये स्पीशीज यहां से मिलनी शुरू हुई, ये नीचे, हमें एफएडी एलएडी की बात नहीं कर रहे, ये तो नीचे से शुरू हो रही है ऊपर तक जा रही है, मान लीजिए यहां से शुरू हो रही है और यहां तक जा रही है, हम तो बीच की बात कर रहे हैं। मान लीजिए बीच में ये स्पीशीज एकदम से इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है बहुत सारी और फिर कम हो जाती है, और ये जोन है अपने आप में, मान लीजिए कोई एक जोन था सी के कितने पार्ट हो जाएंगे? C1, C2, C3 हो जाएंगे ना। C2 क्या होगा? जब उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन मिली। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने C1 C2 तो नहीं बनाया, ब्लैक कलर बना दिया, इसमें मैक्सिमम मिल रही है, पहले बहुत कम थी, एकदम बढ़ी, फिर कम हो गई, तो उसके बाद दोबारा नहीं बढ़ रही, या ऐसा कई बार कर रही है, मान लो स्पीशीज ऊपर तक जाते जाते कई बार पॉपुलेशन चेंज हो रही है। हर जगह आप एक्मे जोन बना लें, उस जोन को डिवाइड कर लें। डू यू गेट माय पॉइंट? एक्मे जोन और पीक जोन, इनकी डेफिनेशन देखेंगे, लिखी हुई है, देखिए रेंज जोन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एक्मे की भी लिखी हुई है। अब देखिए 2 टेक्सॉन, one taxa is showing FAD, second taxa is showing LAD. Is it clear?
Yes, तो sir. 2 टैक्सॉन बायोजोन हो गया। मल्टी टैक्सॉन में देखिए आप, देयर आर A, B, C, D, दे आर FAD is there, same LAD is there of 4, but there are certain species which are passing through. One species is there, suppose I name, this is A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F. So what you can say? You can say A, B, and C, A, B, A और C, इसको ऐसे करें, A, C और ये वाली लेके जो भी नाम आएगा, ये जो है ये D हो जाएगा, ये F, ये इनकी FAD है और इनके LAD भी मिल रही है, तो एक जोन ये हो गया। लेकिन 2 स्पीशीज ऐसी हैं जिसकी एक की FAD मिल रही है, एक की LAD मिल रही है, और एक स्पीशीज ऐसी है जो थ्रू चल रही है, ना उसकी FAD मिल रही है ना, तो मल्टी टैक्सॉन हो गया ये। बात समझ में आई, नहीं आई? अब मान लीजिए एक जोन है जिसमें एक टैक्सॉन का FAD LAD मिला, जब LAD मिला वहां से दूसरा टैक्सॉन का FAD मिला, फिर LAD मिला, फिर जहां तक दूसरे का FAD मिला वहां तीसरे का मिला और खत्म हो गया। अब मान लीजिए ऑलरेडी एक जोन था C जोन, अभी कितने में डिवाइड हो गया? C1, C2, C3। किसके बेसिस पे? लीनिएज, lineage of presence. It is not lineage of phylogenetic lineage. It is the lineage of presence. It is also very useful in plankton, giving rise to another species because of change conditions. That species is diminishing, becoming extinct, giving rising to another species. Means there are 3 species, which each species has helped in origin of the second species, and second helped in the origin of third. So this is called lineage zone, and you can say there are A, B, C, 3 lineage zone. Or for example, this picture is also correct in lineage zone. One is showing FAD, second is showing FAD from here, third is showing FAD and LAD. There will be 3 lanes also. And there is one more, concurrent zone. Concurrent means जैसे आज आपका मिड सेम और क्लास क्या हो गई थी? कंकरेंट हो गई थी कि नहीं हो गई थी? कंकरेंट हो गई थी ना, कि 10 से 10:30 तक का ओवरलैप हो गया था, वो कंकरेंट। मतलब आपने 2 जोन कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ देखिए क्या कंपैरिजन हो रहा है, एक का LAD मिल रहा है, एक थ्रू जा रही है, और एक का LAD मिल रहा है, एक थ्रू जा रही है, और थ्रू जाने के बाद ऊपर LAD मिल गया, लास्ट अपीयरेंस जोन। एक का FAD मिला, उसको आप कह देंगे ये मैच कर सकते हैं, इनको आप मैच कर लेंगे, कंकरेंट हो गया। या एक का LAD मिला, एक का FAD मिला, दूसरे का LAD मिला, पहले का LAD मिला, दूसरे का FAD मिला। इस तरह से मिल सकते हैं, इस तरह से मिल सकते हैं। ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपको इंटर बायो होराइजन्स देंगे। इंटर बायो होराइजन, 2 स्पीशीज के बीच का होराइजन, जहां वो स्पीशीज मौजूद नहीं भी है, लेकिन आपको आभास दे रही है कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा चेंज हुआ है क्लाइमेट में जिसके कारण आप जोन बना सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको जितने तरह के पॉसिबल जोन्स हैं, बायो जोन समझा दिए। और ये माइक्रोप्लांटोलॉजी में ही आप बायोस्ट्रेटिग्राफी अकेले मैं पढ़े आप तो ये ना समझ में आएगा बहुत सारी चीजें। सो now you go by definition, because ultimately you have to write in the examination. Okay, so let us see what is written in the definition. Ecmozone, a body of strata representing maximum development of some species, genus or other taxa, but not its total range. Total range नहीं है, एक छोटा सा पार्ट जिसमें वो maximum population दे। Interval zone, a gap between 2 distinguishing biostratigraphic horizon or distinctive biostratigraphic horizon, and it is not itself a range zone or any taxon, but recognized on the basis of absence of a particular distinctive biostratigraphic assemblage or feature during the span when the rock was deposited. इतना लिखेंगे, इससे अच्छा क्या बना दें आप? क्या बना दें? क्या चीज ज्यादा आसान है?
डायग्राम। डायग्राम ज्यादा आसान हुआ कि ये ज्यादा आसान हुआ? देखिए अब आप ये इसको क्लिक कर लीजिए। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? I think 5-7 minutes. So I hope you have understood the importance of biogeneration in developing the high resolution biostudy. Any question? सर Yes. सर असेंबली जोन में जो इंटरवल जोन है हमारा, उसमें भी हम सर एलए के बेसिस पे, लास्ट अपीयरेंस के बेसिस पे सर एक और क्रिएट कर सकते हैं ना? देखो मुख्य बात बता दूं, जहां पे भी जो चीज एप्लीकेबल हो रही हो ना, लगा दो। असेंबली जोन में आप इंटरवल जोन घुसा सकते हैं, असेंबली जोन में आप एक्मे भी घुसा सकते हैं, इंटरवल जोन में आप लीनिएज भी घुसा सकते हैं, है ना। असेंबली जोन में आप लीनिएज घुसा सकते हैं, इंटरबायो जोन्स में आप एक्मे डाल सकते हैं। ये तो पॉसिबिलिटीज हैं, ये एक साथ भी मिल सकती हैं, अलग अलग भी मिल सकती हैं। मतलब ये कि आपने बायोस्ट्रेटिग्राफी में 10 जोन बनाए थे मेगा फॉसिल के बेसिस में, अब माइक्रो फॉसिल बनाएंगे तो इतने तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में मिल गई उसको डिवाइड करने की। जो भी एक मिले, 2 मिले, 3 मिले, जहां जो मिले उसको अप्लाई करिए और उसका एम रखिए कि हम उसको, उस केक को हमको ज्यादा हिस्सों में बांट देना है, ज्यादा लोगों को खिलाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्वेश्चन नहीं पूछो कि साहब ये चीज एक्मे जोन असेंबली जोन में हो सकती, क्यों नहीं हो सकता? मैं तो आपको अलग अलग बताया ना, इन सबको कंबाइन कर लिए। असेंबली जोन में एक्मे डाल दीजिए, एक्मे में हो सकता है एक लीनियर जोन भी। अब देखिए इस डायग्राम को मैं, मान लीजिए आप ही की बात कहूं, इस डायग्राम को मैं फिर से बना देता हूं, है ना। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन आपने किया। चलिए ये देखिए, मैंने ये जो डायग्राम है इसको ले लिया, मान लीजिए ये डायग्राम मैंने यहाँ ले लिया, भाई ये डायग्राम बड़ा करके यहाँ ले लिया। तो ये क्या था? ये था यहाँ पर क्या एक जोन था, एक्मे जोन, है ना, और इसके ऊपर स्पीशीज है, नीचे स्पीशीज। अब मान लीजिए इसमें 3 स्पीशीज ये दिखा रही है लीनियर जोन, तो हमने फट से क्या किया, 1, 2 और 3 लीनियर जोन। अब मैं डायग्राम पूरा बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऐसे FAD LAD या अपीयरेंस के हिसाब से, तो वह आप कहेंगे एक में जोन था which can be divided into 3 biozones on the basis of lineages, या उसमें बीच बीच में यहां पर ये वाला जो मिल रहा है इसमें एक जोन मिला, मान लीजिए बैरन जोन मिल गया आपको, एक और जोन बना दिया। मान लीजिए यहाँ पर आपको बायो होराइजन मिल गया, इंटर बायो होराइजन, कंकरेंट जोन मिल गया और डिवीजन बना दिया, इसमें मान लीजिए कंकरेंट जोन मिल गया। किसी में भी चाहे तो असेंबलेज में एक्मे में डाल दीजिए, एक्मे में असेंबलेज जोन डाल दीजिए, जो बड़ी चीज है उससे आप उसको दूसरे पैरामीटर्स के बेसिस पे डिवाइड करिए। जितना कुशलता से आप करेंगे उतने नंबर ऑफ बायोजोन्स बनेंगे और उनकी डेटिंग डाटम प्लेन उतने ही नंबर ऑफ ज्यादा होंगे, और उन डाटम प्लेन के बीच में यदि आपने पकड़ लिया ऑयल फॉर्मेशन को, तो आप जहां भी जाएंगे आप वही जोन ढूंढेंगे कि भाई हमें ये वाला जोन कहीं से दिख जाए, तो our purpose is solved, in particular that particular basin. This is the purpose of biostratigraphy in oil exploration. Is there any further question? नो सर। अब ये क्या होता था, जब ये पढ़ा तो देते थे हम लोग, ऑयल एक्सप्लोरेशन क्वेश्चन आता था, आप लोग ये सब लिखते ही नहीं थे। यूपीएससी में भी लिखते थे, लोगों ने मुझसे कहा कि, तो मैंने कहा नहीं, इसको चैप्टर को मैं अलग से पढ़ाता हूँ, तब आपके पास मैटर रहता है कि हाँ हमको क्या क्या लिखना है उसमें। अब इसको आप यदि किसी बायोस्ट्रेटिग्राफी में लिख दें यूपीएससी में, यू विल गेट 10 out of 10, आई टेल यू। किसी कोई का स्टूडेंट इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा जितना आप डायग्राम के साथ एक्सप्लेन। ओके, ऑल राइट, आई थिंक दिस इज ऑल फॉर ए डे इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। और कितना टाइम बचा? ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन देखिए आप, स्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन के लिए हमारे पास कितना अच्छा एक तरीका है। क्या तरीका लिया हमने? प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरल नंबर, प्लैंक्टिक फोरामिनिफेरल नंबर प्लस बेंथिक फोरामिनिफेरल नंबर, और इसको प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो हमारा क्या आ गया, पीबी रेशियो। मैथमेटिकल रेशियो जो है वो मार्कर बन गया, वहां मैं आपको फॉसिल मार्कर बता रहा था, यहाँ मैथमेटिकल। पीबी रेशियो आप काउंट करते जाइए। ग्लोबल कोरिलेशन में पीबी रेशियो को आप कैलकुलेट करिए, वेल टू वेल भी हो जाएगा, ग्लोबल भी। मान लीजिए देयर आर टू वेल्स व्हिच आर लोकेटेड एट सम in same sedimentary basin, and there are certain methods for correlation between well A and B. One is comparison of change in the planktic versus benthic. PB रेशियो निकाल लीजिए, उससे आपको डेप्थ मिल जाएगी। उसी PB रेशियो को आप दूसरे वेल में भी निकालिए, तो यदि दोनों मैच कर रहे हैं तो दोनों जगह सेडिमेंटेशन एक ही डेप्थ पे हुआ है। एक जगह ऑयल के चांसेस हैं, you will get chances of oil in the second well also. So this PB ratio is very simple but very effective. Planktonic लिए multiplied by 100, planktonic plus benthic divided by planktonic plus benthic. So it indicates degree of open ocean influence, or you can say high value shows whole sedimentary was under such influence. Change in PB ratio are useful indicator for well to well correlation. सीधा correlate कर हम दो वेल ने डायग्राम के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है। इफ यू गिव मी 5 more minutes, हाँ खैर आपके पास तो टाइम है जी, तो आपकी प्रैक्टिकल वाली क्लास थी ना, ओके अब तो टाइम है आपके पास। अब देखिए मैं जो आपको बता रहा था कि पीबी रेशियो को कैसे हमको वो करना चाहिए। ये एक बोरवेल है, ये बोरवेल है, बोरवेल की जगह कोर नॉट बोरवेल नहीं कहना चाहिए, कोर कहना चाहिए, एक कोर, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम ऐसे करते हैं, अभी आप खुद बता देंगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए ये है, ये है, इसको हमने लगा लिया यहाँ, इसको हमने कर दिया मिनट, इसको हमने क्या कर दिया, रेड, ठीक। ये हमने कर लिया। अब हमने दूसरा बोरवेल लिया, दूसरा कोर लिया। अब मान लीजिए ये ऐसा ही क्या ऐसी मैच कर रहा है पीबी रेशियो। मान लीजिए पीबी रेशियो था 20:1 in blue and it is 40:1 in pink. Can you correlate 20:1? यहाँ भी आप देख लीजिए 20:1। तो आप लाइन कैसी ड्रॉ करेंगे कोरिलेशन की, कोरिलेशन की लाइन। बहुत सिंपल एग्जांपल ले लिया मैंने, इतना सिंपल नहीं मिलेगा। कोरिलेशन हमेशा हमको डॉटेड से शो करना पड़ता है ना, तो हमने रेड डॉटेड मान लीजिए। ये फिर कहाँ कोरिलेट हो रहा है, इक्वल पे मिल रहा है तो इक्वल पे, हालांकि नेचर में ऐसा नहीं होगा, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 20:1 इन द ब्लू, 40:1 इन द पिंक। थर्ड देखें हम, थर्ड देखें, मान लीजिए इसको हमने बीच में डाल दिया, यहाँ पर उसको मिला। इनकी लेंथ हम, अब आपको मान लीजिए ये जो है ब्लू वाला आपको मिल रहा था इतना, फिर आपको ये मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको ब्लू वाला ये मिल रहा है। कोरिलेशन क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़ा और बढ़ा दें। हो गया कोरिलेशन, इसके बेसिस पे हो गया पीबी के। कोई फोरम हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ पीबी रेशियो लिया और कोरिलेट कर दिया। डेप्थ, डिस्टेंस फ्रॉम शोर लाइन,
हो गया? डू यू अंडरस्टैंड इट? यस सर। सो अब ये ब्लैक बोर्ड वगैरह पे हम लोग इजीली कर लेते हैं, यहाँ बस ये टाइम लगता है थोड़ा सा। अब वो टाइम भी आप लोग नहीं दें तो भाई हम क्या कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया कि ये पीवी। अब देखिए टाइम और कितना है, मैं देखता हूँ। पीवी रेशियो आप समझ गए होंगे, पीवी रेशियो क्या है, तो बने ही रह देते हैं। फिर क्या है ये, देखिए ये क्या है, एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, इसको बोलते हैं एरेनेशियस कैल्केरियस रेशियो, एसी रेशियो। एरेनेशियस फॉर्म जानते हैं आप, एरेनेशियस एग्लूटिनेटेड, कैल्केरियस बेंथिक। तो एरेनेशियस कोल्ड वाटर को चाहे तो डेप्थ के कारण या लैटिट्यूडनल चेंज के कारण, और कैल्केरियस हाई टेम्परेचर को कोरिलेट करते हैं। इसको हमने क्या किया, एरेनेशियस फोरामिनिफेरल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल बेंथोनिक फोरामिनिफेरल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100 करके हमने एक रेशियो निकाल लिया। और इसको भी इसी तरीके से हमने यूज किया जैसा कि हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अब यहाँ हम पीबी की जगह एसी रेशियो कहें और फिर कोरिलेट कर लें। मान लीजिए ये भी कोरिलेट हो जा रहा है, हमारा सेकंड कोरिलेशन भी मैच कर रहा है, या मान लो मिस मैच कर रहा है, तो एक में मान लीजिए हमने एक को निकाल लिया। अब ये पीबी रेशियो मान लीजिए ये हमारा है 1:20, इसको हमने क्या किया, इसको लिया और इसको हमने यहाँ से, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको हमने लिया एंड वी विल प्लॉट इट समवेयर एल्स। सपोज वी एक्सटेंड ग्राफ के चेंज कर दी इसके, और इसमें हमने क्या किया कि हमने बीच बीच में क्या डाल दिए, एरेनेशियस कैल्केरियस के रेशियो डाल दिए। ये एक एरेनेशियस कैल्केरियस, पीबी रेशियो में एरेनेशियस कैल्केरियस रेशियो, फिर हमने एरेनेशियस कैल्केरियस रेशियो फिर डाल दिया। अब क्या हो गया, आपने क्या कर लिया, कोरिलेशन को रिफाइन कर लिया ना। ये जो जोन था, मान लीजिए ये 200 मीटर का जोन था या 2000 मीटर का जोन था, तो हमने 2000 मीटर को ग्राफ में ले लिया और उसमें से ये जोन और निकाल लिए कि ऊपर का 700 से 950 तक का जोन ये वाला जोन है, और ये वाला ये वाला जोन है। कर लिया ना हमने यूज, मतलब हमने पीबी रेशियो का भी यूज किया और एरेनेशियस कैल्केरियस भी उसमें डाल के उसको भी यूज कर लिया। यू गेट द पॉइंट? यस सर। ओके, सिमिलरली paleo environment, मेरे ख्याल से this is too much for a day, I think. Should I continue or should I stop? कंटिन्यू सर। कंटिन्यू। बड़े एक आधी लोग बोल रहे हैं, बाकी लोगों की तो आवाज नहीं आ रही। ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई ये। अब ये पेलेंटोलॉजी वैसी पेलेंटोलॉजी नहीं रहेगी रट्टा मार के आपने नाम याद कर लिया, उसकी एज याद कर ली। नो, इट इज ऑल फंक्शनल, साइंटिफिक, बिल्कुल तुरंत आपको रिजल्ट देगी। कोरिलेट करिए, मैथमेटिकल कोरिलेशन, बायोलॉजी चले जाइए, एनवायरनमेंट निकाल लीजिए, है ना। तो ये है। चलिए आगे देखते हैं कितना और बताया जाए। इंटरप्रिटेशन ऑफ पेलियो एनवायरनमेंट, अब मैं व्हाइट से कलर से, इसमें एक डायग्राम यहाँ ऐड हो जाएगा, कौन सा, सैलिनिटी वाला, है ना। सैलिनिटी वाला डायग्राम यहाँ ऐड होगा। चलिए वो अपन बाद में देखेंगे, उसको अपन बाद में देखेंगे। इसमें क्या आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ पेलियो एनवायरनमेंट में, आपको यू हैव टू रिकॉग्नाइज जियोलॉजिकल फिनोमेना। क्या क्या है फिनोमेना आपको निकालनी है, कुछ की बात हो गई, अनकन्फर्मिटी निकालने से क्या फायदा होगा, सीक्वेंशियल स्ट्रेटिग्राफी आ जाएगी। ठीक, सीक्वेंशियल स्ट्रेटिग्राफी आ गई, उसके बाद आप निकालें उसमें सी लेवल चेंजेस। इसके बेसिस पे सी लेवल चेंज निकालें आप, या तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन की या चेंज इन सैलिनिटी। इफ there is regression, then you will get encroachment of fresh water. If there is transgression, then encroachment of marine water. तो आप इसके बेसिस पे फोरम, और फोरम से ज्यादा अच्छा यूज होता है ऑस्टोकोडा का इसमें, तो सी लेवल चेंज निकालिए। फिर हमने सी लेवल चेंजेस के साथ साथ क्या चीज जुड़ी हुई है, अब
सी लेवल चेंजेस देखिए, टेक्टोनिकल चेंजेस भी हो सकते हैं और यूस्टैटिक भी हो सकते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? क्लाइमेटिक चेंज कैसे? इफ देयर इज लॉट ऑफ ग्लेशिएशन देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी रिग्रेशन फेज। देयर इज सम इंपॉर्टेंट फोन भाई, सॉरी। Anyway, कहाँ पे थे? यस, अनकन्फर्मिटी निकाला हमने, सी लेवल चेंज निकाला, क्लाइमेट चेंज निकाला, और ये लिथोफेसिस के साथ मैच कराया। ये तीन काम हमने, ये दो चीज करके हमने लिथोफेसिस के साथ मैच करा लिया, अनकन्फर्मिटी, सी लेवल, क्लाइमेट और लिथोफेसिस। इसके बाद फिर हम जियोलॉजिकल फिनोमेना पे गए। दो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट थिंग, एक कहलाता सबएरियल एरोजन। हैव यू हर्ड अबाउट सबएरियल एरोजन? एंड second is called subaqueous erosion. Have you heard about subaqueous erosion? You have heard about subaerial erosion. Subaerial erosion means erosion below continent. Subaqueous erosion means erosion underwater. अब सबएरियल की तो हम कल्पना कर लेते हैं, we imagine how it is taking place, material is getting weathered, it is getting transported by rivers, wind, etc. But if there was a deposition and some material was carved out because of this subaqueous erosion, so it is marked by lithofacies change, है ना? So you can say subaerial erosion जो है, subaerial erosion जो है वो it is marked by not subaqueous, मैं गलती से बोल गया, subaerial erosion is marked by lithofacies change. Conglomerate, basal conglomerate is the limit of lower limit or upper limit of any cycle. It is the upper limit of any cycle in which after which the rock has been eroded and conglomerate has formed, or it will be the base of the second sequence which is overlaying the first sequence. Okay? Yes, sir. So what it is called as subaerial erosion. जब भी ये दोनों चीजें हों, बीच का पीरियड क्या हो जाएगा? सबएरियल एरोजन। बिल्कुल सिंपल चीज है। अनकन्फर्मिटी की डेफिनेशन को हमने दूसरी तरह से कह दिया। व्हाट इज अनकन्फर्मिटी? अनकन्फर्मिटी इज पीरियड ऑफ नॉन डिपोजिशन। लेकिन मैं कहता हूं अनकन्फर्मिटी नॉट ओनली पीरियड ऑफ नॉन डिपोजिशन बट इट कुड बी पीरियड ऑफ erosion also. So it will be reflected in the lithofacies, either not either, by both conglomerate and followed by unconformity and the second sequence. Then biozones मैंने आपको बता दिए, lithozonations they have limitations, है ना? तो आप किस में चले गए? आपने हाई रेजोल्यूशन मैग्नेटोजोन बनाए, आपने हाई रेजोल्यूशन सिस्मोजोन बनाए, आपने बायोजोन्स बनाए, हाई रेजोल्यूशन सब बायोजोन्स बनाए। कैसे बनाए आपने? ये देखिए, ये डायग्राम आपके पास पहले से ही है, इसका भी उपयोग करिए ऑयल एक्सप्लोरेशन बनाते समय। सिंपल फॉर्म में बना दीजिए इसको कि हमने लिथोस्ट्रैटिग्राफी बनाई, उसके साथ मैग्नेटो भी हम कर रहे हैं जियोफिजिकल में, सिस्मो भी हम कर रहे हैं, बायो भी हम कर रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन बायो भी कर रहे हैं और उसकी डेटिंग भी कर ले रहे हैं। तो हमने परफेक्ट मैचेस बनाए हैं। इट इज नॉट स्पेकुलेटरी मैचेस। योर लिथोफेसिस में भी स्पेकुलेटरी, योर मैग्नेटो में भी स्पेकुलेटरी, your sismo may be speculatory, but your bio and high resolution bio combined with accurate age, radioactive age, cannot be speculative, and therefore you have more zones. Now you can appreciate this diagram fully
पहले दिन जब मैंने आपको बताया था, आपने बड़े कैजुअली लिया कि सब सर ने 5 तरह की स्ट्रेटिग्राफी बताई। आज अभी आपको ये समझ में आएगा, जब हम ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे होंगे तो हमको ये तीनों के साथ साथ बायोस्ट्रेटिग्राफी मोस्ट एक्यूरेट इन एज एंड एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन दे रही होगी। तो प्लीज इनकॉर्पोरेट दिस डायग्राम व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग। ये किसी बुक में नहीं था डायग्राम। This diagram I never found in any book, all the types of zone combined. Then I imagine there should be a diagram which may not be true, but actually it gives you idea how these zones can be correlated or they cannot not be correlated. Okay, so perhaps this is the point where you can fully appreciate the different concepts of stratigraphic correlation. Okay, and then I think it will be too much if I continue, because I am also little tired talking continuously, है ना। अब इसमें नॉन डिपोजिशन सब इक्वस एरोजन की बात हम कल करेंगे, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन की और बात करेंगे, और बाकी जो पैरामीटर उसकी करेंगे। इज इट ओके? यस सर। ओके, हर बार मैं बहुत सी कुछ चेंजेस कर देता हूं। आज तारीख क्या है भाई आज तुम लोगों की? 9th है ना? 8 सितंबर। 8 सर। 8 सितंबर। उसको मैं अभी डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ओके ओके, सो ऑलराइट, आपको डेट मैंने अनाउंस कर दी है 11 तारीख को 9:30 बजे। तैयार रहें, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको पेलेनोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ा दी गई मेरे को लग रहा है। यस सर। कितने लेक्चर होगा, 1 या 2? 1 लेक्चर सर। अच्छा, 1 लेक्चर। हाँ ठीक है, मैं उनसे पूछ लूंगा। आपको डायटम्स और वो कोनोडोन्ट्स बता दिए गए? यस सर, कोनोडोन्ट्स कंप्लीट हो गया सर। कोनोडोन्ट्स पूरे बता दिए गए? डायटम्स? यस सर। सर डायटम्स रह गया अभी। इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ? सर ने बोला सर एक क्लास लेके लेंगे। हाँ, तो अभी बीच में क्लास है उनकी एक आध? यस सर। हाँ तो ठीक है, उसका बहुत प्रिलिमिनरी आ जाएगा। इसके अलावा मैंने जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं वो सारे के सारे आपके मिड 1 का सिलेबस है। ओके, यस सर। प्रैक्टिकल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो, कोई सुन रहा है? हाँ बोलो अवनीश भाई। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बोल तो दिया हूँ कि एक क्लास रह गई अखिलेश सर की, तो सर से कह के अरेंज करवा लेंगे अपन ना।